आज जो मुद्दा अपने मेहमानों के सामने उठाने जा रहे हैं वो उस पर कुछ बातचीत हुई है। मुद्दा बहुत पुराना भी है और जब भी चुनाव होते हैं तो ये मुद्दा ज़रूर उठकर आता है। तुष्टीकरण पर वार किया जाता है, लेकिन एक और नया शब्द संतुष्टीकरण। तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण, इसकी लड़ाई चल रही है। जौनपुर की रैली में पीएम ने विपक्ष की तुष्टीकरण की नीति पर जबरदस्त हमला बोला। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को कांग्रेस का शहजादा और अखिलेश को एसपी का शहजादा कहकर तंज भी कसा और यूपी के विकास में सीएम योगी की सराहना की। वहीं बांदा में अखिलेश यादव ने पीएम के तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण पर एक नई व्याख्या कर दी। इसी पर हम एक बड़ी बहस करेंगे, लेकिन किसने क्या कहा पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पूर्वांचल की धरती सियासी टेम्परेचर को लेकर बेहद सजग रहती है। जौनपुर में सियासी नब्ज की परख करते हुए पीएम मोदी ने तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के मद्देनजर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने साफ साफ कहा उनका रास्ता संतुष्टीकरण का है, जबकि विपक्ष का मॉडल तुष्टीकरण है। इस चुनाव में देश के सामने दो मॉडल है। हम लोगों का रास्ता है संतुष्टीकरण, हर किसी को संतुष्ट करना, और दूसरी तरफ उनका मॉडल है तुष्टीकरण। बांदा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम के बयान पर पलटवार किया और तुष्टीकरण संतुष्टीकरण की एक अलग व्याख्या ही कर दी। देश का एक एक नागरिक संविधान की बात सुनना चाहता है। मन की बात नहीं, संविधान की बात होगी, मनमर्जी नहीं। आज तुष्टीकरण वालों को हटाया जाएगा। वहीं पीएम ने कांग्रेस के शहजादे के तौर पर राहुल पर तंज कसा तो एसपी के शहजादे के तौर पर अखिलेश पर वार किया। ये सपा कांग्रेस के खेल खतरनाक है, शहजादों की नीति खतरनाक है। कुल मिलाकर 379 सीटों पर चुनाव के बाद चुनाव प्रचार का तरीका भी बदलता दिख रहा है। हालांकि सबके अपने दावे हैं, लेकिन इन चरणों में पीएम ने तुष्टीकरण संतुष्टीकरण की बात कहकर विपक्ष को कड़ी चुनौती पेश की है। देखना होगा विपक्ष पीएम की इस चुनौती को किस रणनीति से जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस चर्चा में मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। यासिर जिलानी साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय वर्मा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो जुड़ेंगे। तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आइए कुछ चीज़ें पहले जान लेते हैं इस पूरे मामले पर। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण की ये लड़ाई अचानक से सामने नहीं आई है। तुष्टीकरण को लेकर पहले भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमला करती रही है। अब तुष्टीकरण निश्चित तौर पर जब बोला जाता है तो यहाँ पर तुष्टीकरण संतुष्टीकरण बोला जा रहा है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण वाली बात आ जाती है। और हिंदू मुसलमान जैसे जो बयान है वो भी बहुत तेज़ी से आए, वार पलटवार बड़े देखने को मिले हैं। कई जगह पर इतनी तीखी बयानबाजी हो गई कि आश्चर्य भी हुआ कि इस बार का चुनाव तमाम राजनीतिक दलों के लिए क्या इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि बयान किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। खैर, इस पर हम लगातार बात करते रहे हैं। आज बात जब संतुष्टीकरण तुष्टीकरण की हो रही है तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, और इसमें अब मेरी मदद यासिर जिलानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी करेंगे। तारिक खान साहब जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं, वो हमारी मदद करेंगे। अजय वर्मा जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। जिलानी साहब, सब शुरुआत तो मैं आपसे करना चाहूँगा। बड़े सीनियर आदमी आप भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और दूसरा आप इस राजनीति को बड़े अच्छे से जानते हैं। दूसरा आपसे इस मसले पर जब भी बात हुई तो बड़ी बेबाकी से आपने इस पर बात कही है। संतुष्टीकरण तुष्टीकरण तक बात छोड़ दी जाती। तुष्टीकरण के मायने क्या मैं सीधे सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण कहूँ? प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ जब भी डिबेट करते हैं बड़ा तार्किक और तर्क के साथ सारी चीजें सामने आती हैं। दोनों लैंग्वेज को, दोनों जो अल्फाज है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तुष्टीकरण क्या है? तुष्टीकरण वो है जब शाहबानो, एक बुजुर्ग महिला के केस में, तो पूरी की पूरी सरकार उस फैसले को बदल देती है। वो इसलिए बदला जाता है, 60 रुपए का महीना तय किया गया उनके गुजारा भत्ता के लिए। शाहबानो का केस यही है। उस केस को पलट इसलिए दिया गया कि मुस्लिम उलेमा, मुस्लिम मौलवी हजरात और मुस्लिम वोट बैंक उस वक्त कांग्रेस से नाराज हो गया। पूरी सरकार ने ताकत लगा के उस फैसले को पलट दिया। ये तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण का दूसरा अगर मैं उदाहरण पेश करूं तो आप हाल फिलहाल में देख लें, 2008 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट
यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में आती है, पहले कार्यकाल में टेबल पे आती है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दफ्तर में, लेकिन पूरा कार्यकाल निकल जाता है, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं होती है। उसमें मुसलमानों के हालात के बारे में बयान किया गया था। ये तुष्टीकरण की वजह से, क्योंकि उससे वोट बैंक खिसक जाता है। संतुष्टिकरण आपको बता देता हूं। संतुष्टिकरण वो है जो इस वक्त प्रधानमंत्री जब अपना कार्यक्रम बनाते हैं, जो कर्तव्य मान के जमीन पर क्रियान्वित कर रहे हैं, उसमें एक उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में आवास योजना जब आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत 8 लाख मुसलमानों को घर दिया जाता है बिना किसी भेदभाव के। ये संतुष्टिकरण, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। एक और उदाहरण, ट्रिपल तलाक जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का हिस्सा तलाक के हसन और तलाक के हसन है। इस पर बहुत लंबी डिबेट हम लोगों ने करी है। 3 तलाक मैं ऐसे समझू, अभी आपने जो समझाया उसमें ऐसे समझू कि तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण दोनों मुस्लिम वर्गों के लिए, वो बिल्कुल एकदम आपको मैं यकीनी तौर पे ये जो बात इसलिए कही जा रही है कि पिछले 70 सालों में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का केंद्र बिंदु मुसलमानों को रखा गया। कांग्रेस ने रखा, किया क्या? कांग्रेस ने 2-3 बड़े नेता दिए, वो इतने बड़े हो गए, इतने बड़े बड़े महलों में रहने लगे कि गरीब मुसलमान वहां तक रीच ही नहीं कर पाया, वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। आज जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है लगातार पिछले 5 साल में और उसमें इजाफा होता है, तो ये संतुष्टिकरण है बिना किसी भेदभाव के। जिस सरकार पे ये इल्जाम बार बार लगाया जा रहा है विपक्ष और खास करके कुछ जो इस तरह के आउटफिट हैं, वो कहते हैं कि खास करके एक वर्ग, मुसलमान वर्ग के साथ दोहरी नीति अपनाई जाती है। अच्छा, सवाल तो जिलानी साहब बहुत सारे आ रहे हैं मेरे जहन में बहुत सवाल आ रहे हैं, लेकिन अभी मेहमान और हमारे साथ है तो शामिल कर लेते, नहीं तो मेरी आपकी चर्चा बड़ी लंबी चल जाएगी। तारिक भाई, अब आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूं। संतुष्टिकरण की बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, एक बड़ी शिकायत रही थी आप लोगों की, विपक्ष की एक बड़ी शिकायत रही कि आप विकास की बात नहीं करते हैं, आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो अपने काम। तो संतुष्टिकरण शब्द अपने आप में बताता है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं जिससे आपका मतदाता संतुष्ट हुआ हो, जिससे आप मतदाताओं की संतुष्टिकरण की बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री की थोड़ी उम्र भी हो गई है, ही इज अबाउट टू रिटायर, 75 के हो रहे हैं, तो वो खुद क्या कहते हैं उन्हें खुद नहीं पता है। पहले वो कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान कहूंगा, बाद में कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं बचूंगा। तो रुबीका लियाकत से ये कहा, उससे पहले मंचों से खूब दहाड़े हिंदू मुसलमान, मैं जब तक जिंदा हूं मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने दूंगा, ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों में बांट देंगे। मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुसलमानों का पहला हक है, जबकि मनमोहन सिंह ने कुछ और कहा था। तो ये क्या है? आप खुद ही नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं, पहली बात तो ये। खैर, जैसे आडवाणी साहब को, सुमित्रा महाजन को 75 पे रिटायर किया था, उम्र हो गई है, खैर अब किसी को आगे कर दे, अपना घर बैठे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी जब तक है तब तक तो है। अच्छा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उसको ना लागू कर तुष्टीकरण किया गया। ये कैसा तुष्टीकरण? ये कैसा तुष्टीकरण है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी जाती तब तुष्टीकरण होता। तुष्टीकरण का मतलब क्या है? कि किसी को खुश कर देना, अपीजमेंट किसी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। तो वो अपीजमेंट तो तब होता जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाता। बीजेपी जब मुसलमानों से वोट मांगने जाती तो कहती है कि तुम्हारे लिए मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, और जब वही हिंदुओं के पास जाती है तो कहती है इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए किया। ये दोहरा चरित्र है। किया या नहीं किया, ये साबित होगा डेटा से ही। मनमोहन सिंह ने कहा कि सारा अधिकार हिंदुस्तान की रिसोर्स पर मुसलमानों का है। ठीक है, मान लिया बात, मान लिया। 2006 में या 8 में ये बात कही गई थी, 6 में कही गई थी। उसके बाद मनमोहन सिंह के पास 14 साल थे, तो ऐसा कर दिया मनमोहन सिंह ने कि तारिक खान के पास 2 वोटिंग राइट हो गए। अच्छा, जब तारिक खान ने सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरा तो तारिक खान ने एक क्वेश्चन पे तारिक खान को 100 नंबर मिले। जब तारिक खान गए कहीं नौकरी मांगने तो आपको हटा दिया, आपका नाम मनोज रख लेते हैं, और तारिक खान से कहा कि सारी नौकरी तारिक खान को दे देंगे। अरे भाई, क्या कर दिया? अगर मनमोहन सिंह ने मुंह से कह दिया, उसको एक्शंस में कहीं पर वो दर्शा
तारिक भाई बड़े अच्छे से मैं जो कहना चाह रहा, इसको एक लाइन में समअप करें, मैं जो कहना चाह रहा था उसको बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। देखिए, तुष्टीकरण में झुंझुना ही पकड़ाया जाता है, किया और क्या, ये हम सब जानते हैं कि पॉलिसी डिसीजन बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। पॉलिसी डिसीजन, आयुष्मान अगर हो रहा है तो वो सबके लिए हो रहा है, या कोई भी दूसरी चीज होगी, कोई भी सरकार करे, मैं ये नहीं कहता, मनरेगा होगा या कुछ भी होगा, वो सबके लिए होगा, इस देश के हर निवासी के लिए, हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी के लिए होगा। लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो परसेप्शन और नरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस नरेटिव में क्या भारतीय जनता पार्टी ये बात बहुसंख्यक समाज में बैठाने में कामयाब नहीं दिखाई पड़ती? और आपको भी अब थोड़ा सतर्क होकर चलना पड़ता है। एक जो इमेज थी, मैं अब जाता नहीं उस पर, वो मुलायम सिंह जी अब रहे नहीं, लेकिन वो एक इमेज बनी, उस इमेज से अब थोड़ा बचने का प्रयास अखिलेश 2022 से करने लग गए हैं, और वो बहुत साफ दिखाई देता है। अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, इस चीज पे भारतीय जनता पार्टी लगातार ये काम करती है कि मतलब एक तरीके से पोलराइज किया जाए, चीजों को डिवाइड कर कर एक लाइन खींच दी जाए, और उस लाइन के बाद कहा जाए भैया ये बताओ कि इस तरफ हो या उस तरफ हो। अच्छा, हिंदुस्तान का संविधान इंक्लूसिवनेस की बात करता है, वो लाइन की बात नहीं करता है। वो यूं कहता है क्योंकि जो एक्सक्लूसिवनेस पे देश बना था वो पाकिस्तान हो गया, बंटवारा हो गया। लेकिन जो हम लोग हैं, हम लोग ने इंक्लूसिवनेस पे बिलीव किया और हम योग मिल गए। हमारे यहाँ डिवाइड नहीं है, लाइन नहीं। तो ये लाइन खींच देते हैं, हम लगातार उस लाइन को मिटाने की कोशिश करते रहते हैं, और बीजेपी उस लाइन को और गाढ़ा करती जा रही है। ये बात सही है, इस बात को मैं मानने में बिल्कुल भी मतलब परहेज नहीं करूंगा कि 14 के बाद उस लाइन को और गाढ़ी किया है बीजेपी ने, और लगातार कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो जिलानी साहब के लिए उठते हैं। इस सबके बीच में अजय वर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जिलानी साहब, ये बात तो सही है, तारिक खान साहब ने जो कुछ मुद्दे उठाए हैं, जिनमें मंगलसूत्र का जिक्र आ जाना या और दूसरे मुद्दे आ जाना, बयान आए हैं, बहुत स्पष्ट तौर पर आए, और निश्चित तौर पर आप उस पर कुछ ना कुछ अपना स्टैंड रखते होंगे। सर जिलानी साहब, ये बात तो सही है कि वैसे तो चौथा चरण जब शुरू हुआ उसके पहले से ही हमने देखना शुरू कर दिया था कि इस तरह के बयान आने शुरू हो गए थे। मंगलसूत्र की बात आई, आरक्षण को लेकर बात आई कि आपका आरक्षण लेकर आप इन दोनों से डिबेट करा लीजिए। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये तरीका ठीक नहीं होता है, यही दिक्कत है आप लोगों की। आपके साथी बैठे हुए हैं पैनल पर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी, बात रखने का आपको बैठाया गया तो आपसे बात की जाएगी। तकनीकी खराबी से आप देर से जुड़े हैं, जरा एक सवाल आया है उस पर एक सवाल पूछने दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और बाकी आपकी मर्जी है, अजय जी। जी जिलानी साहब, आपकी बात रखी है तारिक साहब ने, आप अपने मंच पर अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने मुख से कहना चाहते हैं, आपका मुद्दा आना चाहिए। डिवाइड की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से आई, डिवीजन की बात आई। भाई साहब, इस भारत में कार सेवकों को, निहत्थे कार सेवकों के ऊपर सामने से गोली चला के उनकी जान को हलाक करते हुए उत्तर प्रदेश और भारत ने देखा है। उससे बड़ा डिवीजन मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ और नहीं हो सकता, और उसके लिए ना तो उत्तर प्रदेश की ना भारत की जनता समाजवादी पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। मैं उस पर और भी बहुत सारे चर्चाएं, लेकिन एक हमारे प्रवक्ता मित्र थोड़े नाराज हैं आपके साथी, उनकी भी थोड़ी सी बातें सुन लूं, उसके बाद उनको इकट्ठे रिबटल कर दूंगा। तिवारी जी बोलिए। अजय जी, अब आप क्या बोलना चाह रहे थे? पिरमिड जी, मैंने आपको वर्तमान स्थिति से अवगत कराया कि एक सिस्टम है जो हर देश के छोटे बड़े चैनल में होता है। अब आपका तरीका है तो धन्यवाद आप इसके लिए। अपनी बात बताना चाहता हूँ, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, खैर ये छोटी चीजें हैं। 2014 में जब देश में एक शहंशाह आए थे तो देश की भाषा उन्होंने कहा था कि शहंशाह ने कहा था। अब शहंशाह के सारे स्टेटमेंट जब पूरे हिंदुस्तान से मैसेज आने लगे, कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना की वजह से मामला गड़बड़ा गया, उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण के बेटे के टिकट की वजह से मामला गड़बड़ा गया, हरियाणा में जाट बेटियों की वजह से मामला गड़बड़ा गया, और इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से परकला प्रभाकर साहब जो निर्मला सीतारमण के पति हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पूरे हिंदुस्तान में, संसार में इससे बड़ा घोटाला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार को इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। तो देश की 300 स्टेटों से समाचार आने लगे कि अब मामला पलट गया है। तो देश के तमाशा राजा फिर उसी पिच पर वापस आ गए। हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, अपीजमेंट, कश्मीर। अरे भाई, आप बिन बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाएंगे, रेड कारपेट ले आएंगे, पूछ के नहीं जाएंगे। अब साहब का बहुत मुझे इसलिए हंसी आ रही है साहब, अब एक स्टेटमेंट एक चैनल पे था और आपके पास भी होगा, मेरा बचपन
मित्रों, मुस्लिम परिवारों के बीच बीता है। हमारे पड़ोस में मुस्लिम परिवार रहा करते थे। ईद के मौके पर हम घर पर खाना नहीं बनाते थे क्योंकि पड़ोस के मुस्लिम परिवार से खाना आता था। अब सारे हिंदुस्तान के अंधभक्त परेशान हो गए इस स्टेटमेंट के बाद, चूंकि सबका साथ सबका विकास का नारे में यूपी में किसी को टिकट नहीं दिया आपने, एक भी मुस्लिम्स को। और हिंदुस्तान के जो भी लोग आपके थे पूरे हिंदुस्तान के, वो मुस्लिम्स को उनको राज्यसभा से भी हटा दिया गया। पॉइंट क्या है अजय जी? आप बहुत सारी चीजें, आपने बहुत सारी चीजें गुलदस्ते में सजाई। मैं चाहता हूं कि एक पॉइंट पर आए। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो मुसलमानों को लेकर या मुस्लिम परिवार के इर्द गिर्द, उनके इर्द गिर्द मुस्लिम परिवार रहते थे, इस बात से क्या संकेत गया, क्या परेशानी हुई इस बयान में? क्या मैं ये संकेत देना चाहता हूं कि भाजपा 150 से नीचे आ गई है। जो इनका नारा है अब की बार 400 पार, ये नारा है बेसिकली देश की जनता ने कहा है कि अब की बार 400 हार का मतलब हार। जिलानी साहब, एक बात तो सही है, अब आपसे मैं चाहूंगा इस पर जवाब दें कि ये मुद्दा तो उठाया गया, ऐसा तो नहीं है कि ये मुद्दा बिल्कुल नहीं उठाया गया, इस पर चर्चा नहीं हो रही हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती भी, अब देखिए हम लोग एक डिबेट कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बैठे हैं, तो इस पर थोड़ी स्पष्टता दर्शक एक्सपेक्ट करते हैं। हम जानते हैं पॉलिटिकल रैलीज में जो बयान आते हैं वो कई बार बहुत सतही होते हैं और वो ऐसे होते हैं कि जो जनता के बीच में एक तरीके से नारों की तरह या स्लोगन्स की तरह चल जाए, लेकिन हकीकत में इन मुद्दों को उठाया तो गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पता है कांग्रेस में हमारे अजय भाई तो बड़े सीनियर आदमी, लेकिन इस वक्त मानसिक स्थिति पे मेरी चिंता का विषय है अजय भाई को लेकर, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि ये कुछ भी कर ले, 4 तारीख में बहुत ज्यादा दिन तो है नहीं, मुश्किल से 20 दिन आप मान के चलिए। आज के बाद आप भी बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा, फिर हम चर्चा कर लेंगे सरकार किसकी बन रही। मसला क्या है कि ये लोग पिछड़ गए, हताश है, निराश है। स्वाति मालीवाल पे कुछ नहीं बोलेगा कोई। एक राज्यसभा की नेत्री को मुख्यमंत्री हाउस के अंदर मारा गया है, उनके साथ हिंसा हुई है, उस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है उनसे। और जिस आदमी ने वो हिंसा करी है उस आदमी को मुख्यमंत्री साथ लेके घूम रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है तिवारी जी। आप बिलीव करें कि उस स्वाति मालीवाल पर चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि वो महिलाओं को प्रेरित करती थी। महिलाओं को छोटे छोटे केसेस में जब वो चेयरमैन थी दिल्ली विमेन कमीशन की, तो वो उनको जाके घरों से निकाल के उनके ऊपर हुए अत्याचार को लेकर आंदोलन मैं रखूंगा, स्वाति मालीवाल पर चर्चा पक्का रखूंगा। इस पे यह बड़ा डिबेट का शो है, हम कर भी रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मुद्दे उठे। तुष्टीकरण की जो बात कही जा रही है, हिंदू मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन का एक सीधा जी। देखिए हमारे यहाँ अभी मेरे एक प्रवक्ता मित्र ने कह दिया जब हम वोट मांगते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने कभी ऐसे खुले मंचों से किसी विशेष वर्ग से वोट मांगने की बात नहीं करी, लेकिन जब प्रोग्राम बनाते हैं ना वो सबको इंक्लूड करते हैं। एग्जैक्टली जो सबका साथ सबका विकास विश्वास और प्रयास जब वजीर आजम लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं तो वो चरितार्थ करते हैं जमीन पे। वो नहीं आपकी तरह जाके फतवा इशू कराते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से कि रात के 2 बजे की वोट हमें पढ़ना चाहिए। इतिहास में आप जाएंगे तो 80s के बाद 72 में इंदिरा गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ। तारिक भाई, एक बात सही है कि बीजेपी कई मुद्दे बीजेपी खुद नहीं उठाती, मौका दे देते हैं। अब फारूक अब्दुल्ला साहब, मणिशंकर अय्यर अगर पाकिस्तान का मुद्दा उठाएंगे तो क्यों छोड़ा जाएगा? सलमान खुर्शीद जी की भतीजी जो है वो अगर वोट जिहाद की बात करेंगी तो क्यों नहीं उठाएंगे? ये मुद्दे भी तो दे देते हैं अलायंस के। नहीं, बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो इनको मुद्दे दे देते हैं और नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए भाषा बड़ी सीमित होनी चाहिए। आप क्या कह दें उसको मुद्दा बना लिया जाए, और ऐसा हुआ भी है। उधर से भी ऐसी बातें हुई हैं जिनको मुद्दा। अभी कहा जा रहा था कि योजनाओं में भेदभाव नहीं किया गया। गवर्नमेंट क्या है आपको पता है? टैक्स कलेक्टर है। दे कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीपल एंड सबसे बराबर टैक्स लिया जाता है। जब लोग शैम्पू साबुन तेल खरीदते हैं, हिंदुस्तानी नागरिक, दे आर नॉट हिंदू और मुस्लिम, वो टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और डिफरेंट तरीके से रेवेन्यू को जनरेट करती है, उसके बाद जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को वापस करती है। आप कैसे कहते हैं कि भेदभाव नहीं किया गया? क्या किया जा सकता है? क्या आप कर सकते हैं? क्या आप जब टैक्स लगाते हैं तो क्या उसमें भेदभाव कर सकते हैं? जो जनता आपको टैक्सेस के रूप में करोड़ों रुपए अपनी जीवन काल में दे रही है, एक बच्चा जब पैदा होता है और वो नैनप्रो पीना शुरू करता है तो वो टैक्स देता है आपको उसको, एंड इन रिटर्न यू आर गिविंग समथिंग। उसके बाद आप उस पर एहसान जताते हैं
अगर कांग्रेस ने जन कल्याणकारी योजना चलाई थी, कोई एहसान नहीं है। अगर समाजवादियों ने कोई जन कल्याणकारी योजना चलाई थी, कोई एहसान नहीं है। और अगर भाजपा कोई जन कल्याणकारी योजना चला रही है, कोई एहसान नहीं। ये जनता का कर है जो वापस किया जा रहा है। क्या कहते हैं, कैसी बातें करते हैं, इनकी भाषा देखिए भाई आप, कि हमने एक को भेदभाव नहीं किया, मुसलमान को भी दे दिया, इनको भी दे दिया। क्यों क्यों भाई क्यों? दे आर गिविंग यू टैक्स, आप टैक्स भर भर के उनसे ले रहे हैं। किसी पे 12%, किसी पे 18%, किसी से 26%। तो क्या कोई कार्ड बंटता है क्या कि कोई हिंदू गया दिखा दिया, ए भैया हमारे पास बीजेपी का कार्ड है, आरएसएस 3% ले, 3% सस्ता दे दो बैंक पर। हालांकि देखिए मन में सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे उस्ताद योजना के बारे में, क्योंकि उस्ताद योजना को मैंने कवर भी किया, काफी बहुत सारी योजनाएं ऐसी निकाली गई जो बीजेपी की तरफ से भी अच्छी योजनाएं थी, खास तौर पर मुस्लिमों के लिए निकाली गई, और उसको संतुष्टिकरण करके, अब जैसा जिलानी साहब ने कह दिया कि दोनों ही शब्दों को आप मुस्लिम वर्ग से जोड़ लीजिए। मैं कह रहा हूं, मेरी एक बात समझिए जी, आजादी के बाद, कांग्रेस के बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, सबने जन कल्याणकारी योजना चलाई और इनकी सरकार ने भी चलाई, बीजेपी सरकार ने भी है। फर्क सिर्फ ये है कि प्राथमिकताएं अलग अजय होती जी हैं। एक बात जो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई बहुत लंबे समय से, अब उस पे आप उसको तुष्टीकरण या फिर आप नरेटिव कह लें या जो भी कह लें, एक बात कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए और राम मंदिर नहीं जाना, इसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, क्योंकि ये चर्चा चल रही थी कि राहुल और प्रियंका जो हैं वो राम मंदिर जा सकते हैं, लेकिन जाने से बचते रहे, तो बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया कि भैया गए तो उनका मतदाता नाराज हो जाएगा। अब ये चुनाव में ये सारी बातें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन कांग्रेस की तरफ से ये आता है कि मुस्लिम मतदाता नाराज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर तिवारी, ये तो अपनी अपनी सोच है और ये पॉलिटिकल विंडेंटा और पाठ्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने लिख के रखे हैं कि जनता अगर उनसे सवाल पूछेगी, तो अभी मेरे भाई जब किस किस चीज पर चर्चा कर रहे थे, बड़े काबिल है जिलानी जी, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि वो मास रेपिस्ट, घोर बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना जो प्रधानमंत्री का दत्तक पुत्र है, उसका राजनयिक पासपोर्ट इन्होंने अब तक क्यों नहीं रद्द करा? अगर होता कोई अदर्स पार्टी का नेता या कोई होता अदर्स स्टेट का मुख्यमंत्री तो वो जेल चला गया होता। उसकी अवधि खत्म हो गई, उसे विदेश से उठा के क्यों नहीं लाया नीरज जैसे वो जवाहरात का व्यापारी था? वो तो गृह मंत्री अमित शाह बोल तो चुके हैं, उस पर स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि रेवन्ना का मामला जो है वो कर्नाटक, और हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा हो, नहीं तो सीबीआई को दे दे। वो तो कह रहे हैं कि सीबीआई को दे दीजिए। सुन तो लीजिए, संदेश खाली के मामले में, हालांकि किसी जी के कोई भी मामला होता है महिलाओं के साथ तो बहुत गलत है, संदेश खाली के मामले में तो एनआईटी, सीबीआई, पीएम, सीएम, डीएम, 12 सीएम रोज पहुंच जाते थे। और जब आया कर्नाटक का मामला, इनकी पॉलिसी देखिए, तो ये कहते हैं ये स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। मित्रों, अरे भाई ये आखिर कब तक झूठ बोलोगे? और सुन लीजिए, जो आदमी मंगलसूत्र और चूड़ियों की कीमत न जाने, ये देश की 70 करोड़ महिलाओं का सुहाग का प्रतीक होता है मंगलसूत्र। जिलानी साहब फटाफट, क्योंकि मैं प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं, तो आप अगर कुछ इस पर टिप्पणी फाइनल करना चाहे तो जिलानी साहब। अब वर्मा जी तो देखिए क्या है कि मैं अभिषेक मनु सिंघवी के जज बनाने वाले प्रकरण पे तो नहीं जाऊंगा, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, उस पर चर्चा करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज का मुद्दा जो है, कोशिश हमने की। अब क्या होता है, धीरे धीरे जब चर्चा आगे बढ़ती है ना, तो बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं, और आप लोग पॉलिटिकल डिबेट में सारे मुद्दों को रखने का प्रयास करते हैं। आपके पास पूरी पर्ची होती है कि भाई ये मुद्दा तो मुझे आज बोल देना है। पर मैं उम्मीद करता हूं कि तुष्टीकरण संतुष्टीकरण पर काफी सार्थक चर्चा आप लोगों से रही है। तारिक भाई आपका बहुत शुक्रिया, जिलानी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।